बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मुद्दा उठता है तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, और मुर्दा अगर जिंदा हो जाता है तो फिर मुद्दे ऐसे उठते हैं कि जो जमीन के अंदर से खुद कर भी निकल जाते हैं। आज का मुद्दा है देहात की राजनीति, अंता और आज से जुड़े हुए सवाल। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने एडवोकेट जीतमल प्रजापति जी को बुलवाया है, जो देहात भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। आप नरवर के सरपंच भी रह चुके हैं और उनकी सियासत का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। किस तरीके से एक बच्चा एक बीज की तरह से ज़मीन के अंदर आता है, अपनी जड़ें छोड़ता है और अंधेरे देखता है, फिर उसको उजाला नसीब होता है। और आज जीतमल जी जिस मुकाम पर आए हैं उसके आगे भी वो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया कि आप मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं तीन बार और जिला महामंत्री रहे हैं 3 बार, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के भी जिला महामंत्री रहे हैं। तो एक प्रकार से आपने एक लंबी परवरिश आपको सियासत की मिली है। तो क्या आप शुरू से भाजपा में थे या आपको कांग्रेस या किसी और दल से भी कुछ कभी खाद पानी मिला? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो मेरे को विरासत में ही ये संस्कार मिले कि हम विचारधारा से, मेरे पिताजी ने हमारे उस क्षेत्र में पार्टी का काम खड़ा किया था उन्होंने जी, और उनको तो आगे बढ़ने का इतना फल नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी तपस्या का फल मुझे मिला है। तो मैं तो संस्कार बिल्कुल संस्कार से, मेरे को जन्म से ये संस्कार। चलिए, आप अपने पिताजी का नाम भी बताइएगा ताकि हम उन्हें नमन कर लें और दर्शकों को यह मालूम चल जाए कि जो जीतमल प्रजापति हैं वो संस्कारों से पैदा हुए हैं और संस्कार उनके पिता ने दिए। मेरे पिताजी का नाम श्री लखाराम जी प्रजापति हैं जी। है अभी नहीं, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा। उनका 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। हाँ। तो आपका बचपन के अंदर जब आपको जो ये संस्कार पिताजी दे रहे थे तो आपको कैसा लगता था कि आप ये सनातनी परंपरा में ही चले जाएंगे या आगे कहीं कुछ बदलाव हो सकता है? क्या सोचते थे आप? नहीं, बदलाव का तो विचारधारा से अगर कोई आदमी जुड़ा हुआ होता है ना, बहुत अच्छी बात तो वहाँ फिर आगे कोई बदलाव का किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विचार से जुड़े हुए लोग बाग, कल यही बात मैं किरोड़ी लाल जी से पूछ रहा था और सवाल पूछते पूछते बैदी में देखिएगा जवाब दोनों के एक हैं। उन्होंने भी विचार को प्राथमिकता दी और आप भी कह रहे हैं कि विचार एक से होते हैं। अगर आदमी का विचार दृढ़ है और विचार से जुड़ा हुआ आदमी है तो फिर वो कभी भी विचार बदलेगा नहीं अपना। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे देहात से आए जी, और अगर आपकी परवरिश शहर में होती तो आप शहर के परिवेश से आते, तो आप क्या मानते हैं कि देहात की जो परिवेश मिला उससे आप ज़्यादा भाजपा के लिए फ्रूटफुल हुए या अगर शहर में होते तो ज़्यादा होते? क्योंकि आप एडवोकेट रहे। मैं आपके प्रश्न का भावार्थ भी समझ रहा हूँ जी, और वास्तव में जो गाँवों का कार्यकर्ता होता है जी, वो एक एक घर से, एक एक घर में उस घर की क्या परिस्थिति है वो उससे वाकिफ होता है जी। तो हम एक एक गली में घूमे हुए घर घर की एक एक व्यक्ति की व्यथा और उसके हालात को समझते हुए हमने, और हमने ही, हमारी परिस्थिति भी पूरी एक गरीबी की परिस्थिति रही है, तो हम भी उसी गरीबी रेखा से ऊपर उठ के और संघर्ष के दौरान ही हमने ये सारे काम पार्टी के किए हैं और साथ के साथ वकालत भी की है। हाँ, लिखी है। देहात से जैसे आप आए तो नरवर से जुड़े हुए हैं आप या? नरवर भाई गांव में रहता हूँ, गांव में मकान है। अच्छा। उसके अलावा कहीं हमारा दूसरा कोई प्लॉट भी नहीं है कहीं। हाँ, तो नरवर में आप रहते हैं। नरवर की राजनीति से आप शुरू हुए, जबकि नरवर के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सियासती तौर पर कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनका वर्चस्व है और उस नरवर के अंदर मतलब गढ़ ये वो मतलब जो सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आपको कभी संघर्ष की नौबत नहीं आई? जी नहीं, सही बात पूछो तो जहाँ बात विचारधारा से शुरू हुई है जी, तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इतनी एक पहचान होनी चाहिए और इतनी उसकी लोगों का विश्वास होना चाहिए जी, कि मैं ये मानता हूँ मेरा विरोधी भी है तो उसको कहीं सही राय चाहेगी तो वो मेरे से राय जरूर लेगा कि ये कभी गलत राय नहीं देंगे। इतना लोगों का विश्वास था। और हमारे यहाँ राहुत बाहुल्य लोग थे और जाटों के बाहुल्य गांव हैं, अदर कास्ट भी खूब हैं, मेरी जाति के तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन
आप ये मानो दूसरी जनता का बड़ा प्यार था, विश्वास है उन लोगों का। जी, आप सरपंच रहे, जैसे कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगिया आन गाँव का सिद्धा। आप आन गाँव में तो जाकर कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन अपने गाँव में बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जिस गाँव में बच्चे के रूप में पैदा हुए, शिक्षा ली, फिर फादर के साथ में आपने उंगली पकड़ी उनकी, उसके बाद में वही आप सरपंच बने, और उन जातियों के अंदर जहां आपकी जाति का कोई वो नहीं है। तो इसके लिए आप क्या मानते हैं कि आपके पास ऐसा क्या गुण था जो जन्मजात था? अब एक तो आप कुछ भी मानो, मेरे पिताजी भी गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे जी। तो और मैंने भी वही रास्ता चुना कि सच्चाई और गरीबों का साथ देना। और सबसे बड़ा बुरा अगर आदमी को लेके बैठता है तो लालच लेके बैठता है, या आकांक्षाएं पैसे वाला बनने की जो इच्छाएं होती है वही जाके जनता से दूर करती है। अगर जनता के दुख में अपन जुड़े रहें तो और उनकी तकलीफ अगर अपन सोचें तो वो आदमी, मैं सोचता हूँ उनका जुड़ाव उससे रहेगा, उसकी तरह ही अपन बने रहेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं एक थोड़ा सा सफर को थोड़ा टेढ़ा करना चाह रहा हूँ। देहात के अंदर जब आप अध्यक्ष बने तो आपके पास चुनौतियां क्या थी? क्योंकि आपके जो पूर्वज अध्यक्ष रहे, चाहे वो देवी शंकर भूतड़ा हो, चाहे वो अपने सारस्वत जी हो, चाहे वो और दूसरे लोग बाग हुए हों, तो उनसे आपने अपने आप को जब आए इस पद पर तो आपने क्या सोचा था यार कि मैं इतने दिनों तक अध्यक्ष नहीं था, लेकिन मैंने महामंत्री के रूप में ये देहात का ध्यान दिया, अब मैं अध्यक्ष बन गया हूँ, तो अब मेरे पास ये चुनौतियाँ हैं जिनको मैं बरसों से सोचता था कि ये पूरा करूँगा। तो वो कौन कौन से काम रहे? देखिए, पहले तो आपने, जहाँ तक मेरा जिलाध्यक्ष बनने की बात है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी, क्यों ये कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश जाने की बात है, बिल्कुल मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, हकीकत बात तो ये है, मैंने हमारे किसी भी, चाहे जिले स्तर के चाहे प्रदेश स्तर के किसी भी नेता को, मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई साहब मेरा ध्यान रखना, मैं जिलाध्यक्ष बनने की इच्छा है। तो पार्टी ने हमारे काम के आधार पे उन्होंने ये पुरस्कार दिया, विश्वास व्यक्त किया, जिलाध्यक्ष बनाया। तो वर्षों की मेहनत थी। जब मैं 18 साल का था तब से मैं पार्टी में बराबर काम कर रहा हूँ, और महामंत्री के रूप में भी मुझे अनुभव था, और मंडल अध्यक्ष के रूप में भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि भाई मेरे को अब मुझे क्या करना है, कैसा नहीं करना है, क्योंकि सारा जमाया मेरे लिए फील्ड था। और लोगों में सबसे बड़ी बात है, आप ये देखेंगे मुझे जिलाध्यक्ष बनाया तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक नीचे के लेवल का व्यक्ति को एक जिला अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रजापति जी। मैं बताता हूँ आपको कि आप तो शायद बहुत सीधे आदमी हैं, बिल्कुल भोले वाले आदमी, तो आप बता नहीं रहे, और आपने वो बात कह दी कि मेरे को कोई राजनीतिक, मेरा कोई वर्चस्व नहीं था, मेरे सर पर कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी जिस समय आप अध्यक्ष बनाए जा रहे थे तो उस लाइन के अंदर आपका नाम जो था वो बहुत पैनल में पीछे था। उसके आगे बहुत सारे जो होते ना इशारेबाज लोग, वो सारे के सारे पहले खड़े थे। बड़ा टफ कंपटीशन था, और आप कैसे बने ये ईश्वर ही ने बनाया है तो बनाया है, बाकी तो ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए थे आपके सामने जो किसी भी हाल पर अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, और अगर वो होते तो आज देहात के नहीं होते, वो किसी और भाजपा के हो सकते थे। देहात का जो अध्यक्ष बना है वो सचमुच आपके आने से बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि जैसे आपके यहाँ सुरेश रावत आपके वो हैं, क्या कहते हैं, विधायक भी हैं आपके, और आपने उनके साथ बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहा, आपने निभाया, उनको जितवाया, और बार बार वो इलेक्शन जीतने, तो उसमें जीतमल भी कहीं होता है है ना, उनकी जीत में जीतमल भी होता है कोई, है ना, तो वो होता है। तो आप ये सोचते हैं कि जब अंता में भाजपा हारी, तो अगर वहाँ कोई जीतमल होता तो शायद ये हार नहीं होती? क्या आप सोचते हैं कि वहाँ के जो देहात अध्यक्ष थे अंता के, वहाँ अगर आप जैसा कोई व्यक्ति होता, क्या सोचते हैं आप, या आप वहाँ होते तो क्या करते? देखो, सबसे पहले बात तो देखो, समय और काल का बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, सामाजिक और वहाँ की जाति समीकरण क्या है, और समय काल का बड़ा, मैं मानता हूँ, इफेक्ट पड़ता है। आप जो इशारा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कहीं न कहीं बूथ लेवल तक या हम जनता तक हमारी जो आवाज़ पहुंचानी चाहिए थी वो हम जनता तक नहीं पहुंच सके। कोई न कोई कारण से तो चुनाव हारे ही है, बिना कारण के चुनाव हार नहीं सकते जी। तो अब जैसे आपने एक सवाल खुद ने ही कर लिया अपने आप से, जातीय आधार पर, जातीय वोट होते हैं, जातीय वो होता है। तो आप जब अध्यक्ष बने
तब भी वो जातीय समीकरण थी आपके आसपास, है ना, आप तो बहुत कम थे, तो ऐसा भी बहुत कम वहाँ भी ऐसे लोग होंगे जो राजनेता जो बहुत कम अपने पीछे फॉलोअरशिप रखते हैं, लेकिन वो वहाँ होंगे, यहाँ थे। तो क्या यहाँ जब आप सारे समाजों को एक साथ ले सकते हैं, तो क्या वहाँ नेतृत्व में कहीं कोई कमी रह गई थी, या किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं चुना गया था, टिकट नहीं दी गई थी, जो अगर सबको साथ लेके चलता तो शायद जीत जाते? इसका सही उत्तर तो मैं ये दे सकता हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ प्रबंधन में लगे हुए थे और जो वहाँ व्यवस्थाओं में लगे हुए थे और जहाँ वहाँ गांव-गांव घूमे हैं, तो सही उत्तर तो वो लोग ही दे सकते थे, क्योंकि मैं अंततः गया नहीं हूँ। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी चुनाव कोई हारता है तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट की कोई न कोई कमी रही है, और जनता तक हम हमारी बात नहीं पहुँचा पाए, ये तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। चलिए, आप वहाँ अगर अंता की ही बात चल निकली है तो वहाँ बताएं कि वहाँ कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस के जिस राजनेता की वहाँ जीत हुई है उसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग खनन माफिया बताते रहे, खान माफिया बताते रहे, डॉन बताते रहे। उसकी छवि ऐसी बना दी कि जैसे कोई वो राजनेता बाद में है और पहले वो खनन माफिया या खानों का वो करता है। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जिस तरीके का बाड़ेबंदी का प्रबंधन करवाया, और जिस तरीके से मेरी खुद अशोक गहलोत से बात हुई, मैं बिल्कुल मंच के आधार पर कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आप प्रमोद भाया पर नकेल क्यों नहीं कसते, तो उन्होंने कहा इसके अलावा कोई बात करो, मतलब इसके अलावा बात करो कि मतलब वो तो आपका जुड़वा भाई है, उसके तो आप सुन नहीं सकते। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे ये लगा था कि जब भजन लाल जी की सरकार आ गई, आपकी सरकार आ गई, तो शायद प्रमोद भाया जी का जो वर्चस्व होगा कम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनका कोई कम होगा। वो तो वो आज भी वही कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को, या क्या, किस तरह से कहेंगे इस रिएक्शन? मेरा ये मानना है, इसमें जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है, जनता भोली भाली है, सीधे लोग हैं, और आज के ज़माने में जो अनुशासन से और सही नेता हो, जो बेचारा ऐसे मान लो कि जो भ्रष्ट भी नहीं हो और सीधे लाइन से चलने वाले हो, अधिकारी से किसी भी नेता से जी करके बात करता हो, हाथ जोड़ के बात करता हो, नरेश मीणा जिसने ऐसे बात, तो ऐसे लोगों को आजकल लोगों का ट्रेंड ऐसा हो गया कि वो ऐसे लोगों को कम पसंद करके, और जो गाली गलौज करेंगे या जिनका इतिहास ऐसा होगा जो दबंग पने का होगा, तो लोग ऐसे लोगों को चुनने में पता नहीं क्यों उनको ऐसे आगे लेके आते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल घातक है। आप ये चाहते हैं कि मतलब जब भी कभी किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो तो कम से कम उसकी छवि देखी जाए, जो छवि देखी गई, और मोरपाल जी को, जो सुमन जी को जो टिकट दिया गया वो शायद इसी आधार पर दिया गया होगा, क्योंकि अंता से जो इलेक्शन हार के गए श्रीमान जी, वो जेल गए, 3 साल की उनको जेल हो गई, तो इसलिए अंता खाली हुआ। तो वो भी भाजपा के थे, वो भी भाजपा ही राजनेताओं के खैर ख्वाह थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ भी अगर कोई टिकट दी जानी चाहिए थी, तो फिर क्या दबंग को दी जानी चाहिए थी, या सीधे को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने गलत काम किया? नहीं, मैं सोचता हूँ, देखो, टिकट का जो मामला है प्रदेश स्तर का मामला है, और मैं तो अजमेर देहात का जिलाध्यक्ष हूँ, तो उसके संबंध में तो हमारे उच्च लेवल के नेता ही जवाब दे सकते हैं। और जो टिकट दिया है तो कई सारे समीकरण देख के, सारे विषयों को ध्यान में रख के उन्होंने टिकट दिया होगा। अब हारना जीतना एक दूसरा पहलू है जी। अच्छा, पुष्कर पर बात की जाए, पुष्कर के विकास पर बात की जाए, या जिले के विकास पर बात की जाए, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहती है? कि आप कभी जिले के कौन कौन से ऐसे भाग हैं, क्योंकि आप तो पूरे जिले के हैं, तो पूरे जिले के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आप सोचते हैं कि यहाँ के जो विधायक जुड़े हुए हैं उनसे आप काम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या योजना रखते हैं आप? योजना तो हर विधानसभाओं की अलग अलग समस्या है और अलग अलग हिसाब है। अब जैसे पुष्कर का भी सबसे बड़ी सरोवर की गंदगी को लेकर ज़्यादा आवाज़ उठती है, सब जो पिछले 20 साल से उठ रही है जी है, लेकिन इसके ऊपर हमारी पार्टी और सरकार भी गंभीर है, और इस विषय पे गंभीरता से विचार करके प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और दूसरी समस्या यहाँ से जैसे रेलवे लाइन की भी है, पुष्कर से यह रेलवे लाइन आगे मेड़ता रोड तक अगर जुड़ जाती है तो जोधपुर तक हो जाएगा, जोधपुर तक ये सुविधा हो जाएगी, लोगों को काफी इससे सुविधा मिलने अभी तो मुझे समझता हूँ मैं प्रजापति जी, जो जिस तरीके की गाड़ियाँ जाती है मेरे गाँव से निकलती है, होकरा से होती हुई, तो वहाँ से जब निकलती है तो गाड़ियाँ लगभग खाली होती हैं, या लफाज लोग, जो नशेबाज लोग, वो उसमें बैठ के यहाँ से चढ़ते हैं, वहाँ उतर जाते हैं, बाकी
ऐसे यात्री कर मिल रहा हो या टिकट से उसको फायदा हो रहा हो, मुझे नहीं लगा। जब तक आप कह रहे हैं जब तक पुष्कर तक रहेगी, जब तक तो ये हाल रहेगी। और ये जैसे ही मेड़ता रोड से जुड़ेगी, आप देखेंगे बिल्कुल अलग हो जाएगा, अलग स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पुष्कर के अलावा आप क्या सोचते हैं? जैसे केकड़ी में भी है, कई उनका एक उनकी विश्वविद्यालय की उनकी मांग है, वहाँ भी ट्रेन अभी आज तक उनका भी इंतजार है कि यहाँ ट्रेन हमारे चलना चाहिए। तो हमारे सांसद महोदय इसमें प्रयासरत है कि वहाँ ट्रेन पहुँचे, रेलवे लाइन। मेरे ख्याल से उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। भागीरथ जी ने भी अभी केकड़ी के अंदर भी ये डिमांड रखी थी लोगों ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी इसके लिए कोई ना कोई खबर मिलेगी जी। और किशनगढ़ के लिए क्या सोचते हैं? किशनगढ़ के लिए हमारे अजमेर देहात में नहीं है अभी। अच्छा, बाकी किशनगढ़ के क्या, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ, नहीं पर आपके इसमें आपके जिले में कौन कौन सा पहले था? अच्छा, पहले किशनगढ़ पहले था। हाँ। अभी अजमेर इसमें शहर में है वो। अच्छा, अब आपका क्या रहता है पूरा क्षेत्र? अब मसूदा जी और ब्यावर विधानसभा। ब्यावर आपके उसमें? हाँ, ब्यावर अभी अभी अलग जिला हो गया। हाँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल तक ब्यावर। हाँ, मैं तो इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछ रहा था कि ब्यावर तो अब अलग जिला बन गया, तो आप तो उनके अलग जिला अध्यक्ष होंगे, तो वो सब एक ही है मतलब। अब जैसे ही प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी, हाँ जी, तो वहाँ का भी फिर अलग जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अच्छा 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 जी सर। तो चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको कुछ संदेश देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। मेरी ओर से तो यही संदेश है, बात आज की, और फिर सामने सुरेंद्र जी चतुर्वेदी जी, जो आपकी लेखनी भी बड़ी प्रसिद्ध होती है, आपके जो ब्लॉग जो लिखते हैं, लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं। तो और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं तो आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप जिस निर्भीक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और आपकी लेखनी है वो काम करती है। लोगों की जनता की आवाज़ है आपकी लेखनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आज की लोग देखें, और सुरेंद्र जी इसी प्रकार गरीबों की आवाज़ बने रहें, यही मेरी आशा है। चलिए जीतमल जी, जब आपने मेरे लिए इतनी शुभकामनाएं दे दी, तो आपके लिए भी यही शुभकामनाएं हैं कि आप गरीबों के मसीहा सिद्ध होते रहें, गरीबों की आवाज़ उठाएं, गरीब को दिल में धड़कन बन के धड़कें, और गरीबों का जहां कहीं भी कोई नुकसान हो रहा हो वहां आप अपना सीने से सीना लगाकर खड़े हो जाएं, और हम आपके साथ रहेंगे। ये मैं एतबार दिलाता हूं कि जब किसी भी लड़ाई को अगर जीतमल जी लड़ेंगे तो सुरेंद्र चतुर्वेदी भी उनके पीछे खड़ा रहेगा। जी निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी मेरी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे ये बढ़ना है, ये करना है, और जो मिला है ये समय, तो इस पे मैं खरा सिद्ध उतरूं लोगों की नज़र में, कार्यकर्ताओं की नज़र में, और मैं लोगों के काम आ सकूं, पार्टी का कद बढ़ा सकूं, यही मैं भगवान से कामना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको करे। तो दोस्तों, ये हैं जीतमल जी प्रजापत, जो अजमेर जिला देहात के अध्यक्ष हैं। लंबी यात्रा के बाद वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनसे अजमेर शहर भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे ये लग रहा है कि जैसा उन्होंने कहा, जितना सहज भाव से वो बात कर रहे हैं, तो उनकी सहजता उनके दिल में धड़कती। मतलब आप देखिएगा कि जो वो शब्द कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़ुबान से कह रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि दिल से आया है और ज़ुबान पर आया है। तो दिल से ज़ुबान तक का जो सफ़र उनकी आवाज़ कर रही है, वो आपके दिलों से आपकी ज़ुबान तक बन सके, पहुँच सके, यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर इस मुलाकात में अगली बार और दूसरे शख्स के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।